से कोई बातचीत मत करना, ठीक है? एकदम कंसंट्रेशन के साथ इसको समझो। और कोई भी लड़का लड़की को हल्ला करते देख लिए, खड़ा करके तुरंत पूछ देंगे इसी में से क्वेश्चन। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात किया जाता है तो ये टॉपिक बहुत ही बाबू इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है एकदम वीवीआई टॉपिक है। 12th क्लास में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, समझ गए? अब यहाँ पर आपके पास आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कहने का मतलब या तो गति होता है, या तो वेग होता है, या तो दर होता है। जहाँ पर कहीं कहीं अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन में अभिक्रिया की दर दे देता है, अभिक्रिया की वेग कह देता है, अभिक्रिया की गति कह देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब ये एक्चुअली में होता क्या है? यानी कहने का मतलब कि अगर रिएक्टेंट के तरफ प्रतिकारक के तरफ कोई दो पदार्थ को आपस में हम मिलाते हैं और एक टाइम इंटरवल के बाद टाइम के साथ एक नया प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास, उसी को कहा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि कुछ समय अंतराल में, यानी कि समय वहां पर कुछ लगे जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जितना रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन की बात किया जाएगा वो एक प्रकार का मॉडरेट रिएक्शन होंगे। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसका हम लोग समय मेजरमेंट कर सकते हैं, इतना भी फास्ट और इतना भी कमजोर यानी कि मंद नहीं रिएक्शन होता है कि जिसका हम वहां पर वैल्यू निकाल न सके। अब यहाँ पर कहता है क्या चीज है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में? सबसे पहला चीज कि इट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि इसे हम रासायनिक अभिक्रिया की वेग कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की वेग कहते हैं। फिर कहा जाता है, इसका डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, और इसका डिफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ये लिखिएगा तो ये भी लिखना पड़ेगा, इसमें भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन 2 नंबर में आए तो इसमें से 3 डिफिनेशन आपको हम लिखवाए हैं, 3 में से कोई एक आप लिख दीजिएगा। देखिए, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। आपका एकदम शॉर्टकट तरीका से यहाँ पे बता दिया गया कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे बीच में एरो होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि एक पदार्थ यहाँ पे हमारे पास है, एक पदार्थ और हमारे पास है, ये दोनों अभिक्रिया करता है और एक समय अंतराल पे पर यूनिट टाइम यानी एक समय में क्या हो जाते हैं कि एक नया प्रोडक्ट बना देता है और उस रिएक्शन में कुछ बदलाव दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब साफ साफ होता है कि वहाँ पर कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ गया है। जैसे देखिए, पानी और चीनी हमारे पास है, एक तरफ पानी और चीनी, एक पानी है जो लिक्विड है और हमारा चीनी है जो सॉलिड है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट के तरफ 2 अलग अलग स्टेट में मटेरियल है। जैसे ही उसमें आप मिलाते हैं तो देखिएगा कुछ समय के लिए क्या होता है, टाइम लेता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उसके बाद एक प्रोडक्ट बन जाता है हमारा क्या चीज, शरबत। तो जैसे जैसे समय का इंटरवल बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कंपाउंड अच्छा से डिजोल्व होते चला जाता है, होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ अगर आपके रासायनिक अभिक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, तो हम कह देते हैं कि भैया इसमें आपका अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग सम्मिलित हुई है। अब देखिए, इसका और इसका हिंदी दोनों का एक बार यहाँ पे लिखवा दिए हैं, देख लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी खास समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। तो जहां पर अगर सांद्रता में कमी की बात करें तो हमेशा माइनस, और उत्पादों की सांद्रता मतलब वृद्धि। अब देखिए, अगर आपको किसी केमिकल इक्वेशन दे दिया जाए बना करके और उसमें कहे कि रिएक्टेंट के तरफ जो भी मटेरियल है
उस मटेरियल का मान प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी रिएक्टेंट तरफ पदार्थ उपस्थित होते हैं सभी को हम क्या चीज में मेजरमेंट करते हैं? माइनस में। लेकिन प्रोडक्ट के तरफ जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थ को क्या चीज में? प्लस में डिनोट करते हैं। अब कहा जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी खास समय अंतराल पर, यहां पर डेल्टा सी बटे डेल्टा टी कहने का मतलब होता है, तुम लोग पढ़ा होगा शायद 11 क्लास में, dx बटा dt पढ़े हो ना। यानी कि x का जो वैल्यू होता है ये t के अनुसार बदलता है, यानी t के रिस्पेक्ट में बदलते जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये लिखा हुआ डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, इसका मतलब होता है क्या चीज? कि कंसंट्रेशन हमारा चेंज होगा, कंसंट्रेशन हमारा बदलेगा समय अंतराल पर। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा उसी प्रकार से हमारा कंपाउंड भी बनते जाएंगे। इसीलिए तो ये समय बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हमारा कितना इसमें बन रहा है, कितना गति से हमारा रिएक्शन हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर सांद्रता आपका तैयार हो जाता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, उसी को हम कहते हैं क्या चीज? केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज द रेशियो द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू चेंज इन टाइम। वही बात है जो बात ऊपर बताया गया है, तीनों डिफिनेशन एक ही तरीका का है। जरा सा समझाते हैं, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में एक समय पर परिवर्तन या बदलाव के अनुपात को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की गति कहते हैं। जैसे मान लो कि A प्लस बी ये हमारा क्या हुआ? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के तरफ दो पदार्थ है, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक। और यहां से एक एरो का साइन आया है और ये बन गया क्या चीज? AB। या तो मान लो कि यहाँ पे एक नया पदार्थ क्या बन गया? C। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल, प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहले जान लेंगे कि दो पहलू होते हैं, एक पहलू रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। अब देखिए, जब भैया ये मिलेगा इसके साथ एक कंटेनर में इसको आप रखे हुए थे, जब इसको मिलाइएगा तब तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ आपके पास बनेगा। जब तक नहीं मिलाइएगा तब तक कोई पदार्थ बनेगा नहीं। तो बताइए कि यहाँ से ये वाला नया पदार्थ आपके पास बन रहा है, तो बताइए कि डेल्टा सी बटे डेल्टा टी लागू होगा। इसका मतलब कि कंसंट्रेशन बनने में यहाँ पर कुछ समय लगा है, कुछ समय लगा है। तो जो कंसंट्रेशन बनने में समय लेता है समय के अनुसार उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब कि अगर हमारे तरफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होता है वो आपका समय के अनुसार बदलते जाता है। और यहाँ पर ये सभी जो हमारे पास होंगे ये सब माइनस के रूप में, क्योंकि अभिकारक के तरफ जो भी पदार्थ होता है वो माइनस के रूप में होता है और प्रोडक्ट के तरफ जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस के रूप में, क्योंकि ये सब का ह्रास हुआ है तब ये नया पदार्थ आपका बना है। तो नया पदार्थ बनने का मतलब प्लस, और जो ह्रास हो रहा है यानी लॉस हो रहा है उसको हम क्या लिख देते हैं? निगेटिव। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का दर का फॉर्मूला प्लस माइनस सांद्रता परिवर्तन डेल्टा सांद्रण, इसका मतलब हुआ डेल्टा सी। यानी कि जो भी कंसंट्रेशन हमारे पास बने हैं, सांद्रता हमारे पास बना है, वो समय के साथ परिवर्तन हुआ है। और समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन या सांद्रण में परिवर्तन को ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर। यानी समय के परिवर्तन के साथ सांद्रण में भी परिवर्तन हो जाए तब हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन।
पहले सांद्रण 1 था, सांद्रण B था, समय इसको दिए 5 सेकंड 10 सेकंड, ये हमारा बन गया क्या चीज C। तो सांद्रण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था, T। तो यही चीज हमारा क्या चीज था, DC बटा DT, यानी कंसंट्रेशन में चेंज बटा टाइम में भी चेंज। ये टाइम भी चेंज होता है, जैसे मान लीजिए पहले मिला है छोड़ दिए, घर पे भी इसका प्रैक्टिकली कर सकते हो। जैसे मान लो पानी ले लेना, समझ गए, और नमक ले लेना। पानी में नमक को डालोगे तो तुरंत डिजोल्व नहीं होता है, डालते के साथ तुरंत डिजोल्व होता है नहीं, उसको आप छोड़ देते हो 10 सेकंड 15 सेकंड तक, हो जाता है पानी में अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं। तो वो जो समय लगा परिवर्तन होने में इस कंसंट्रेशन को, पानी में चीनी को घुलने में जो टाइम लगा, वही चीज को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब देखा जाए दोस्त, यहां पे आता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि आपके पास बहुत बारी क्वेश्चन आया है कि रेट ऑफ रिएक्शन का इकाई क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का इकाई क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो इकाई होता है, इसका जो मात्रक होते हैं मोल लीटर प्रति सेकंड, यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसके बारे में जरा सा देखते हैं। क्वेश्चन, show the rate of reaction रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में दर्शाएं। देखिए, सो द इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपके पास मान लो कि A प्लस B, एक पदार्थ A है, एक पदार्थ B है, और प्रोडक्ट के तरफ एक नया पदार्थ क्या बना है, C। अब इसमें कह रहा है कि भैया आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिखाने हैं। तो देखिए, बहुत आसान तरीका, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या चीज है, प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना है, बस एक चीज करना है, यहां पर dA बटा dt माइनस में, dA बटा dt माइनस में, प्लस यहां पर क्या चीज है, B, तो यहां पर लिख दो ऐसे, माइनस dB बटा dt। ये भी तो बदला होगा समय के अनुसार, टूटने में भी तो टाइम लिया होगा, बराबर यहाँ पर C है, ये प्रोडक्ट के तरफ है ना, तो DC, यानी कि यहाँ पे आपको कर देना है प्लस बटा DT, DC बटा DT। अब इसका मतलब यहाँ पर है कि ये जो चीज आप लिखे हैं, ये आपका इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे आप देखते होंगे इस तरीका से आपको दिया हुआ होगा कि N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 2NH3 दिया है। इसको कह रहा है क्या चीज, कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना है, इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना है, इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। शायद यहाँ कहीं पे हम देखें क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ऐसे कुछ है, N2 प्लस 3H2 2NH3। अब जरा सा समझना, यहां पर कुछ तो आपके पास नहीं है, नहीं ना है, यहां पे कितना मोल है, 1 मोल, यहां पे कितना मोल है, 3 मोल। अगर मान लिया जाए कि कहीं पे आपको ऐसे दे देता 2N प्लस 3H2, समझ गए, तब यहां पर कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले जो डिजिट लगा हुआ यहां पे रहता है मोल के रूप में, उसको हम लिख देते हैं बटा हाफ करके, एक से उसको क्या कर देते हैं, एक ऊपर में और नीचे आपका जो लिखा हुआ रहता है उसको, यानी कि इसको लिख देंगे क्या चीज, 1/2, यहां पर dN बटा dt। अब देखिए, यहां पर आपके पास 3 है,
तो माइनस यहाँ पे भी पहले लगाएंगे, फिर माइनस, यहाँ पर 3 है ना, 1/3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, dH/dt। अब यहाँ पर बताइए 1/2 प्लस के रूप में, और ये NH3 dNH3/dt इस रूप में। अच्छा, यहाँ पे भी 2 लगेगा, H2। अब इस तरीका से जब हम लिखते हैं तो ये क्या लिखा जाता है, इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, एकदम सिंपल लॉजिक है। किसी भी इक्वेशन का, गौर से सुनो, किसी भी इक्वेशन का अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन बनाने के लिए दे दे तो हम कैसे बनाएंगे, एकदम समझना, लास्ट चांस है। इसके बाद फिर टॉपिक आगे बढ़ा देंगे, समझ में नहीं आएगा। जहां हल्ला किए बतियाने के चक्कर में रहे, 1-2 नंबर आपका गया। देख लीजिए, बाद में पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं। केस फर्स्ट, जैसे मान लो कि रिएक्टेंट के तरफ एकदम समझाते हुए चल रहे हैं। देखिए, ये हमारा केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है। आपको बता दें कि रिएक्टेंट के तरफ जो भी मटेरियल सब्सटेंस रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में रहता है। जो भी प्रोडक्ट के तरफ कंसंट्रेशन अवेलेबल होते हैं वो आपका पॉजिटिव के फॉर्म में होता है। अगर सपोज डेट मान लिया जाए A और यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है B, कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B। अब इसको बदलना है बाबू रेट ऑफ रिएक्शन में, इसको दिखाना है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन। तो बहुत आसान है, यहाँ पर A है ना, तो इसको हम क्या करेंगे बहुत आसानी से कि D के जगह आप डेल्टा भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा A/डेल्टा T। ये किसके लिए आया, इसके लिए, बराबर इधर B है ना, तो डेल्टा कंसंट्रेशन B/डेल्टा T। इसका मतलब हुआ कि अगर आगे कोई कोफिशिएंट लगा हुआ रहता, कोई डिजिट लगा हुआ रहता, तो उसको हम कुछ ऐसे लिखते, जैसे देख लीजिए, के सेकंड, अगर मान लिया जाता कि 2A है और यहाँ पर 3B है, समझ गए। अब देखिए कि इसको हमको लिखना है क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में। तो बहुत ही आसान है, इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस जो रिएक्शन हमारे पास है इसका इक्वेशन कैसे हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के माध्यम से। तो देखिए, पहले 2 है तो रिएक्टेंट की तरफ 2 न है, तो -½ लग गया, एक ऊपरे नीचे 2, जो लिखा हुआ रहे वो नीचे और एक ऊपरे, बटा निगेटिव के तरफ, निगेटिव इसलिए लिखा गया क्योंकि ये रिएक्टेंट के तरफ है, और रिएक्टेंट के तरफ जो भी होता है उसका वैल्यू क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब देखिए, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अब बटा dt या डेल्टा T बन गया इसका। अब इस पे आते हैं, ये बताइए प्रोडक्ट के तरफ है ना, तो प्रोडक्ट हमेशा प्लस होता है, +3 है ना, 1/3, फिर लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B और डेल्टा T। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा का मतलब चेंज, यानी कह रहा है कि B बदला है किसके समय, समय के अंतराल पर। A बदला है लेकिन किसके, समय अंतराल पर, समय के रिस्पेक्ट में बदला है। जब भी यहाँ पे कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग इस तरीका से ही लिखते हैं, ये नियम है। अब इसको इंग्लिश में कहा तो बोलते हैं, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, यानी कुछ डिफरेंस कोफिशिएंट कुछ ऐसे बोला जाता है। हाँ, H2 + O2 2H2O, H2 प्लस इसका, इसमें इक्वेशन निकाल के लाना है, दिखाना है आपको। N2 + 3H2 2NH3
चलिए ये 3 में बनाइएगा। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है 4p, कौन बोला? लास्ट वाला तो है 4p प्लस 10Cl2 4PCl5। ये रिएक्टेंट है ना, ये प्रोडक्ट है। अब समझना, रिएक्टेंट के तरफ इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना इक्वेशन के फॉर्म में, माइनस, समझो इधर का कोई भी चीज आप लिख रहे हो एरो के इधर वाला, एरो के इधर वाला सब में माइनस आगे लगा दोगे ना, माइनस 4 है ना, 1/4, फिर डेल्टा कंसंट्रेशन फास्फोरस बटा डेल्टा टी बराबर माइनस 1/10 डेल्टा Cl2 डेल्टा कंसंट्रेशन Cl2 डेल्टा T बराबर, ये क्या चीज में है? प्रोडक्ट तरफ ना, तो यहाँ पर प्लस 1/4 और यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन PCl5 बटा डेल्टा T। अब देखो, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, सबका बराबर चलता है। अब देखा जाए, ये जो आप लिखे हो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो एकदम अलग अलग। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन फास्फोरस का 4p का, तो 4p का क्या लिखाया है? माइनस 1/4 डेल्टा P बटा डेल्टा T लिख दिए इसको। अब किसको लिखना है तुमको? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन किसका लिखना है? 10Cl2 का, तो रिएक्टेंट के तरफ ना है, माइनस 1/10 डेल्टा कंसंट्रेशन Cl2 बटा डेल्टा T। अब दिखना किसका है? 4PCl5 का, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन 4PCl5, यानी कि ये प्रोडक्ट तरफ ना बना था आपके पास, तो प्रोडक्ट वाला को प्लस 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बटा डेल्टा T, ये अलग अलग लिख दिया। तो बराबर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2H2 प्लस O2, अरे बतिया मत गोरका, ध्यान दो इधर। 2H2 प्लस O2, आपके पास क्या है? 2H2 है। अब बताओ प्रियंका, इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कुछ दिमाग काम कर रहा है यहाँ पर। मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसे, एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अरे कचड़मान, चलिए इसको एक्सप्रेस करना है इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में। ये तो केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन है। अब इसको कैसे बनाएंगे? कौन कौन बना देगा इसमें? चलो अंकिता से नहीं बनेगा, प्रियंका से नहीं बनेगा, नहीं समझ में आया? चलो नीचे देखो, बहुत आसान चीज है। तुम लोग दिमाग नहीं बताते हैं तो लगता है तुम लोग बतियाते हो। 5-6 न्यूमेरिकल करवाए इस पे, आप तो समझ जाना चाहिए था। देख लीजिए बाबू, सबसे पहले बताओ कि अगर तुमको इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कहे, रेट ऑफ रिएक्शन कहे, ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, पहले इसको बनाओ, एकदम अलग अलग करके बताते हैं। पहले इसका लिखो, यहां पर 2H2 है, ये रिएक्टेंट के तरफ है कि प्रोडक्ट के तरफ? रिएक्टेंट के तरफ जो भी पदार्थ उपस्थित होता है उसको पहले माइनस लगा देते हैं अपना मन से, ये नियम है। पहले माइनस लगा दो, लग गया। अब बताओ एक कर आगे कितना लिखा हुआ है? 2, तो इसको 1/2 कर देंगे। अगर एजा 4 रहता तो 1/4 कर देते।
अगर एजा 6 रहता तो 1/6 कर देते। ये नियम है कि जितना लिखा हुआ रहे उसको 1/2 के रूप में ऐसे लिख दिए। अगर 4 रहता तो 1/4 कर देते। इतना समझ में आया? अब बोलो अरे, अब देखो, अब बताओ, यहां पर ऐसन का बनाएंगे त्रिभुज जिसको केमिस्ट्री में डेल्टा कहते हैं, समझ गए? इसको त्रिभुज मैथ में बोलते हैं और केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज होता है। अब समझना कि डेल्टा के बाद आपको ये जो पड़ेगा लिख दो डेल्टा, समझ गए? आई कौची है? H2, तो इसको कंसंट्रेशन के रूप में इसे घेर के लिख दो H2, और इसको कंसंट्रेशन के रूप में नहीं बल्कि डायरेक्ट लिख दो क्या चीज? T। यानी E वाला है, इसके आगे रिएक्टेंट है, इसीलिए माइनस लगा, समझो। 2 है तो ये लगा, और ये वाला है तो डेल्टा कंसंट्रेशन H2/डेल्टा T हो गया। कोई दिक्कत? अब आते हैं ऑक्सीजन पे। इक्वेशन ऑफ ROR किसका? O2 का। अब देखिए यहां पर कुछ लगा हुआ है आगे में संख्या? नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ क्या लगा देंगे? माइनस। अब बताइए यहां पर कुछ संख्या नहीं है तो संख्या नहीं लिखाएगा। डेल्टा O2 बटा डेल्टा T, यही तो याद करना है कि ऊपरे में डेल्टा नीचे में डेल्टा T, और बीचवा में जैसन का पारल है कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं, और एकरा में जे है ओकरा बैठा देंगे। अब देखिए, अब कह रहा बाबू 2H2O इक्वेशन ऑफ ROR। यहां पर बताइए ये प्रोडक्ट ना हो गया, तो प्रोडक्ट के तरफ जब भी जाते हैं वहां पर प्लस पहले लिख देंगे। लिख दिए? अब बताओ यहां पर कुछ संख्या लिखा हुआ है, तो संख्या लिखा हुआ है तो 1/2, यहां पर 2 था तो 1/2 कर दिए। अब बताइए डेल्टा, ये तो भाई खानदानी आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स में। डेल्टा अपना मन से ई वाला को उठाएंगे, कहेंगे भैया चलिए घर में भौजी बुला रही है, H2O लिख दिए। अब यहाँ पर कहेगा का समय हो रहा है रे, तो ये dt हो रहा है, तो देखिए ये डेल्टा T मैंने dt ओहू लिख सकते हो, यही लिख सकते हो। अब कोई दिक्कत? इसी को हम लोग शॉर्ट में अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना देंगे, -12 डेल्टा H2 बटे dt, इसका बराबर माइनस कुछ नहीं है तो डेल्टा O2 कंसंट्रेशन dt बराबर प्रोडक्ट है 1/2 डेल्टा प्लस H2O बटा डेल्टा T। इसको शॉर्ट फॉर्म में बना दी। कोई दिक्कत? हाँ चलिए, यूनिट ऑफ बनाइए, एक टॉपिक छोटा सा है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ चलो ये लिख लो, सिर्फ ये लिखना है, ये समझना कुछ नहीं है। देख रेट आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा C बटे डेल्टा T होता है। डेल्टा C कंसंट्रेशन का क्या होते हैं यूनिट? मोल पर लीटर, बटा टाइम का क्या होता है यूनिट? सेकंड। इसको हम ऐसे गुना करके डायरेक्ट लिख दिया मोल पर लीटर प्रति सेकंड, कट छट के आंसर आ गया।
समझ में आया सुधांशु? अंकिता पीछे समझ में आया लिखने के लिए? अब बना लोगे? चलो अपना मन से घरे भी बैठ के इक्वेशन बनाते रहना। बहुत सारा इक्वेशन बताया ना। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, इस क्लास में बात नहीं करना है, पिछले क्लास में, ठीक है ना? तीनों आदमी ध्यान दो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझ गए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन बस वही है कि रिएक्टेंट के तरफ जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उसको घुलने में जितना समय लगता है उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी कि प्रोडक्ट बनने में जो समय लगता है उसे हम क्या कह देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है कितने प्रकार के होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक अभी आपके पास आया है जिसका नाम है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से पता चल रहा होगा कि एवरेज का मतलब क्या होते हैं, औसत। इसका मतलब है जैसे अगर आपको कह दिया जाए, चलो एग्जांपल बाद में लेंगे, सबसे पहले डिफिनेशन क्या है देख। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हिंदी में बोला जाता है औसत अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? औसत अभिक्रिया दर किसे कहते हैं, औसत अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपका आ जाता है। देख 2 नंबर में पूछता है, यहाँ पे डिफिनेशन या तो आप ये वाला लिख सकते हैं या तो ये वाला लिख सकते हैं, दोनों आपका डिफिनेशन सही है और सटीक है। रेशियो ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू द टेकन टाइम इंटरवल इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, मोबाइल नंबर दो तो पहले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन तथा लिए गए समय अंतराल के अनुपात के औसत अभिक्रिया दर कहलाता है। इसका मतलब साफ साफ है कि केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन जैसे उसमें काम कर रहा था वही चीज यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे एक कांस्टेंट कर दिया गया है टाइम इंटरवल, कि जो भी यहाँ पे काम होगा वो टाइम इंटरवल आपको पता चलना चाहिए। समझ गए? जो भी केमिकल रिएक्शन में मतलब कि मान लिया जाए कि एक Na है एक Cl है या पानी में चीनी को मिलाए। अब आपको पता है कि 1 लीटर पानी में अगर हम 100 ग्राम चीनी को घोलते हैं, डाल के छोड़ देते हैं वायुमंडलीय दाब पे, यानी जनरल ऐसे ही मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो मान लो कि 5 मिनट का समय ले रहा। समझिए घुलने में पूरा अच्छा से कितना मिनट का समय ले रहा है? 5 मिनट का। फिर एक कंटेनर में आप वैसा ही फील करो कि आप एक कंटेनर में पानी लो, उसमें क्या करो 100 ग्राम या 50 ग्राम चीनी डालो। अब क्या करना है कि फिर उसको ऐसा ही छोड़ दो, उसमें कुछ चम्मच उम्मच का एप्लीकेशन मत करो, ठीक है, यूज मत करो। फिर देखोगे कि 5 मिनट टाइम लिया। अब वैसे ही 2-3 बार ऐसे करोगे तो पता चल रहा है कि सेम क्वांटिटी अगर हमारे पास है और सेम टाइम ले रहा है, यानी कि सेम क्वांटिटी कहने का मतलब कि जो हमारे रिएक्टेंट के तरफ मटेरियल थे, सब्सटेंस था, पानी और चीनी, हर बार घुलने में एक ही समय ले रहा है 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो समझ जाएंगे कि 1 लीटर पानी में 50 ग्राम या 100 ग्राम चीनी को घोलते हैं, रूम में कहीं भी अगर हम रख देंगे तो वो कितना मिनट में डिसॉल्व हो जाएगा? 5 मिनट। वो आपका एवरेज रेशियो आएगा। हो सकता है 5 मिनट 6 सेकंड भी लग जाए, 5 मिनट 10 सेकंड भी लग जाए, समझिए, लेकिन एवरेज रेशियो हमारे पास क्या है? 5 मिनट, है ना? तो वही चीज यहाँ पर बताता है। औसत अभिक्रिया में साफ साफ कह दिया जाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ बनने में समय जो लगता है उसे तो रेट ऑफ रिएक्शन कहते ही हैं, लेकिन रिएक्टेंट के तरफ जो भी पदार्थ होते हैं उसको बनने में जो पार्टिकुलर समय लगता है, उस पार्टिकुलर समय के वजह से इसका नाम क्या हो जाता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया है। द चेंज इन ए कॉन्सेंट्रेशन, CONC कहने का मतलब कंसंट्रेशन, जिसको हम सांद्रण कहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ड्यू
ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक का सांद्रण का ह्रास होकर प्रतिफल के तरफ एक नया प्रोडक्ट बना देता है एक निश्चित समय में, एकांक समय में, तो उसे हम क्या कहते हैं? औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट के तरफ जो भी मटेरियल उपस्थित होते हैं उस मटेरियल को कहा जाता है कि वो लॉस करता है। लॉस करने का मतलब कि समय के साथ रिएक्टेंट के तरफ कोई भी पदार्थ उपस्थित रहेगा उसका ह्रास होगा, कमी होगा, तब वो प्रोडक्ट के तरफ क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएगा। देखिए जैसे मान लो कि यहां पर हमारे पास NaCl है, सिंपल एग्जांपल दो केमिकल रही। जैसे एक कंटेनर में हम यहाँ पे क्या रखे हुए हैं? पानी, वाटर रखे, प्लस एक कंटेनर में यहाँ पे हम क्या किए हैं? मान लो कि हमारे पास क्या है? शुगर है, ठीक है। मान लिया जाए कि 1 लीटर हमारे पास वाटर है और 100 ग्राम हमारे पास क्या चीज है? शुगर है। अब बताइए जब इसको आप इसमें मिलाइएगा तो बताइएगा कि इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो एटम के रूप में टूटेगा, इसका जो कुछ एक मॉलिक्यूल होगा H2O का जो मॉलिक्यूल होगा ये कुछ टूटेगा, इसका होता है C12H22, इसका मॉलिक्यूल आपस में टूटेंगे। तो टूटने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ समय के साथ विखंडित हो रहे हैं। समय के साथ क्या हो रहा है? विखंडित हो रहा है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, गौर से सुनिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक के तरफ, रिएक्टेंट के तरफ जो भी पदार्थ उपस्थित होता है उस पदार्थ का लॉस होता है। इसलिए देखे होंगे कि जब भी इधर लिखा जाता है तो क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। और प्रोडक्ट तरफ क्या होता है? इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, यानी बढ़ने कहने का मतलब कि इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। यानी कि प्रोडक्ट के तरफ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट के तरफ उसका जो वैल्यू है समय के अनुसार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पहले कुछ नहीं मिला, फिर वो समय बढ़ते गया, पानी में चीनी को डाले, हल्का डिजोल हुआ, हल्का मीठा बना, फिर वो समय उसको और दिए, 5 मिनट तक पूरा समय दिए। तो जैसे जैसे समय दे रहे हैं तो समय के रिस्पेक्ट में हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है ना। इसका मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट तरफ पदार्थ होते हैं उनका नाश होता है, ह्रास होता है, लॉस होता है, और जो प्रोडक्ट तरफ नया प्रोडक्ट बनता है उसका हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव साइन में होते हैं, और इसका बढ़ोतरी होता है, इंक्रीज हो जाता है। समय के साथ ही घटता है और समय के साथ ही वाला बढ़ता है। तो कोई भी मटेरियल आपके पास हो, डेल्टा पी प्रोडक्ट बटा डेल्टा टी, यानी समय के साथ प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्लस कहने का मतलब इंक्रीज। अगर यहाँ पर आप रिएक्टेंट, इसका भी, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट आपका जो होगा ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? घटता है। माइनस लगाने का मतलब क्या हो गया? घटता है। इससे पता चला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का हमेशा टाइम के साथ घटेगा। रिएक्टेंट जो है ये घटेगा, लेकिन टाइम के साथ ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि ये इंक्रीज करेंगे और ये वाला क्या करेगा? अपना डिक्रीज करेगा। तो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन में कहा जाता है कि रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। कि केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन में बताया जाता है कि अगर हमारा ये वाला रिएक्टेंट है समय के अनुसार घट रहा है तो प्रोडक्ट समय के अनुसार क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए? तो ये डिक्रीज करता है तो ये वाला क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे घर में भी देखो ऐसे होता है, जब हम सब्जी बनाते हैं या चावल बनाते हैं, पानी डाल दिए, चावल डाल दिए, अब उसमें मान लो कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट समय जितना हम देते हैं हमारा प्रोडक्ट बेहतर बनता है ना। अब मान लिया जाए कि चावल में पानी में चावल को डालें और तुरंत 2 मिनट हुआ उतार दिए, हमारा प्रोडक्ट होगा अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि समय के साथ हमारा जो मटेरियल बन रहा है प्रोडक्ट के तरफ वो बेस्ट क्वालिटी का यानी प्लस है।
यानी कि इधर एडिंग का काम हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, लॉस का काम हो रहा है। समझ गए? अब देखते हैं आगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में यहां पर एक चीज बताता है आपको, उससे पहले थ्योरी पे आ जाते हैं, इसको समझा देते हैं। देखिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है यहां पर, लेकिन जरा सा आगे डिफरेंस मिलेगा। प्लस माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी वहां पे भी लिखवाए थे, जस्ट उसी प्रकार से यहां भी होते चला जाएगा। कंसंट्रेशन दोनों चीज का होता है, रिएक्टेंट का भी होता है और प्रोडक्ट का होता है। रिएक्टेंट का हमेशा माइनस होगा, प्रोडक्ट का हमेशा प्लस होगा। ये मान लिया जाए dx बटा dt को वैल्यू देने के लिए लिख दिया कि कोई x हमारा डिजिट हो सकता है, नंबर हो सकता है। अब देख लो, यूनिट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का मेजरमेंट करते थे मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है। अब यहाँ से जुड़ा हुआ है ये वाला, देखिए देखिए इस ग्राफ को समझिएगा, ये अगर माइंड में जरा सा रिकॉल कर लीजिएगा अपना, तुरंत ग्राफ समझ में आ जाएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देखिएगा, ये हमारा समय इधर बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, देखें क्वेश्चन बैंक में। ये आपका समय है जो कि ऐसे 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 बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 25 सेकंड, ऐसे बढ़ते जा रहा है। कंसंट्रेशन ये हमारे पास सांद्रण होता है, सांद्रण होता है। कंसंट्रेशन ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए, ये जो कंसंट्रेशन आपके पास है ये रिएक्टेंट का भी होता है और क्या चीज का, प्रोडक्ट का भी होता है। अब बताइए, जब रासायनिक अभिक्रिया में हम रिएक्टेंट की बात कर रहे थे तो इस समय इसका समय के अनुसार स्थिति बदल रहा था, यानी घट रहा था। yes, यानी कि आपके पास कुछ इस प्रकार से आ रहे थे, ऐसे समझ गए। समय आपका देखिए, जैसे यहाँ पे समय आपका यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो ये आपका ग्राफ क्या होते चला गया, कंसंट्रेशन घट रहा, कंसंट्रेशन घट रहा ना रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस माध्यम से घट गया। लेकिन अब प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है, समय के अनुसार बढ़ता है, यानी समय भी बढ़ेगा हमारा और प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेंगे। तो ये हो जाता है फिर ऐसे, मतलब ये कोई बराबर नहीं है कि ऐसे चला जाता है, ये जितना आप इसको ऊपर की ओर ऐसे रख सकते हैं, समझ गए। इसका मतलब हुआ, देखिएगा हमारा समय बढ़ रहा है, पहले देख लो यार, 5 सेकंड पे हमारा कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे था ना, यहाँ पे इस रेट में आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आया, इतना कंसंट्रेशन बन के तैयार हमारा हो गया। जैसे ही 10 सेकंड हम छोड़े रिएक्टेंट प्रोडक्ट को मिलने के लिए, तो 10 सेकंड में हमारा कुछ और बढ़ गया, देखिए कुछ हमारा और कंसंट्रेशन तगड़ा बन गया ना, मजबूत हो गया। फिर 15 सेकंड छोड़ दिए तो हमारा और कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, कुछ बढ़ा ना। इसी प्रकार से क्या होता है, कुछ और बढ़ते जाता है, कुछ और बढ़ते जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, औसत अभिक्रिया दर में, हमारा जो रिएक्टेंट होते हैं ये समय के अनुसार घटता है, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है ये हमारा क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो प्रोडक्ट हमारा हमेशा समय के अनुसार बढ़ेगा और ये घटेगा। इसको सिंपल फॉर्म में एकदम ऐसे याद कर लेना है, एगो नीचे एगो ऊपर, ऐसे समझ गए। ये बन गया आपका क्या चीज, कंसंट्रेशन किसका, ग्राफ किसका, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, मान लिया जाए कि ये गाड़ी यहाँ पे चलना शुरू किया, ये रोड है यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक आता है, ये लड़का यहाँ पर आकर के रुक जाता है, स्टॉप ए। फिर आता है लड़का यहाँ पे क्या करता है कि ये रुक जाता है, स्टॉप बी, और यहाँ पर आता है डायरेक्ट। अब बताइए कि लड़का को इस गाड़ी पे जो सवार है, इसको आने में यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, ये मान लो 5 किलोमीटर है,
कुल डिस्टेंस कितना यहाँ पे है 5 किलोमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, अरे बाबू पढ़ यार, का बतियाना तो जिंदगी भर है, तुम तो कहां नहीं समझ रहे हो बात को। टोटल डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। सिलेबस जो पढ़ना था पढ़ा दिए, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, समझ गए। अब देखो टोटल डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर है यहाँ से लेकर के वहां तक। अब लड़का क्या किया है कि यहाँ पे भी रुक गया है, यहाँ पे भी रुक गया है, यानी कि 5 किलोमीटर का कवर करने में इस लड़का को टाइम लग गया है। यहाँ पर जो आपके पास है ये कह सकते हैं dx है और ये वाला dt हो जाएगा, जो कि समय यहाँ पर लगा है इसको मान लिया जाए 10 मिनट। कितना मिनट लगा 10 मिनट। तो ये टाइम जो लगा है ये एक प्रकार का क्या चीज हो गया आपका dt। अब समझना, अब एवरेज तुम इसका क्या निकालोगे, स्पीड निकालोगे, एवरेज स्पीड निकालोगे ना। कि लड़का भाई जब चलना शुरू किया 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ये 5 मिनट में तय करता है, बीच में रुकवो करता है। अब मान लो कि ऐसे ही चलेगा, मान लो एक आम लड़का है जो फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानता है, गाड़ी चलाया, काटा देखा, कहा करे अभी 40 की स्पीड चले लो, 35 कर दिया, 30 कर दिया, 60 कर दिया, पर वो क्या स्पीड उसका बढ़ घट रहा है। लेकिन अब कहेगा वो कि भैया 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर भी हम 2 जगह रुकते हुए आए हैं, तो बताइए कि हमारा गाड़ी का स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड क्या था। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब बताइए टोटल टाइम यहाँ पे कितना लग गया, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर और यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा 10 मिनट। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका ये कितना निकल जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से लड़का चल रहा है। इसका मतलब कि 1 घंटा में इसका गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगा, आधा किलोमीटर के रफ्तार से चलेगा, समझ गए ना। इस रफ्तार से वो बंदा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो यही चीज केमिकल रिएक्शन में होता है, समझ गए। एवरेज क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पास क्या कुछ दिक्कत है, मैथ हमको नहीं आता है किलोमीटर पर मिनट ना, हाँ किलोमीटर पर मिनट, घंटा मिनट, हाँ 1 मिनट में 0.5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए तो यहाँ पर आपको जैसे ही रिएक्शन में इसी प्रकार के होते, एक आपके पास यहाँ पे होता है ए, एक है आपके पास बी, यानी कि दोनों चला मिलाया उसको, अब रिएक्शन करने के लिए तैयार है। अब लास्ट में क्या बना दिया प्रोडक्ट, तो उसका कुल दूरी जो है यहाँ पर dx के रूप में होते हैं। अब ये dx या डेल्टा x की बात करें तो देखिए एक चीज बताते हैं, जब भी किसी रिएक्शन में अगर हम बात करें a+b और यहाँ पे आपके पास हो जाता है क्या चीज c, ठीक है। अब इसका तुम निकालोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे रिएक्टेंट है a और b, नहीं तो मान लो डायरेक्ट ऐसे x और ये क्या चीज y। तो x और y जब आपके पास दिए हुए हैं तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, माइनस डेल्टा x बटा डेल्टा t। इसका मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, या जहां पर ये डेल्टा शब्द आ जाता है, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कहने का मतलब कि हमारा x जगह x है और यहाँ पर क्या चीज है x2, x और एक है x2 है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस x2 माइनस x1, यानी कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, यह हमारा जहां से चलना शुरू किया था कंपोनेंट हमारा। अब बताइए डेल्टा टी कहने का मतलब, डेल्टा का मतलब चेंज ही होता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम कहने का मतलब t2 माइनस t1, t2 है जो फाइनल डिस्टेंस, फाइनल टाइम हो गया, और t1 हो गया जो आपके पास क्या हो गया इनिशियल टाइम। तो डेल्टा जहां पर भी इस तरीका से दिखाई दे, इसका मतलब होता है क्या चीज, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज,
चेंज या जिसको बोल सकते हैं घटाव। ये क्या होता है? घटाव निकलता है। अब देखो ये तो हमारा किसका निकल गया? x का। अब तुमको निकालना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसका? y का। कि प्रोडक्ट का क्या होगा? तो रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये प्लस में रहेगा कि माइनस में? प्लस में। यहाँ पे डेल्टा पाई कंसंट्रेशन देंगे, ऐसे जो ब्रैकेट में ऐसे रहता है उसको क्या होता है? कंसंट्रेशन। डेल्टा पी। अब बताइए डेल्टा पाई, तो डेल्टा पाई कहने का मतलब यहाँ पे भी क्या चलेगा? पाई 2 पाई 1 प्लस के रूप में, और यहाँ पे T2 माइनस समय तो वही ना लग रहा है जो फाइनल माइनस इनिशियल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको बनने में समय, यहाँ बनने में समय, यानी यहाँ से चला यहाँ पहुंचने में समय, इस तरीका से। चलिए इसको जरा सा नोट करेंगे एग्जांपल में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऊपर वाला भी बनाना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि जहां पे मतलब एकदम क्षणिक समय में, जैसे बोले इंस्टेंटेनियस टाइम मतलब क्या होता है? क्षणिक समय। वही यहाँ पे बोला इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। The rate of reaction at any instant of time is called instantaneous rate of reaction। इसका मतलब है कि अगर आपके पास डायरेक्ट कहे कि किसी पार्टिकुलर समय पर आप कहां पर हैं, समझ गए? अगर ये चीज जैसे मान लीजिए कि आप यहां से चलना शुरू किए गोला रोड, यहाँ गोला पर से जाना है कहां आपको? गोला रोड, वहां पे लास्ट छोर पे। अब मान लीजिए कि इधर से आप चल रहे हैं, चलते चलते आप झखरी महादेव गए, जैसे कोई फोन कर दिया 11:45 में और कह दिया कहाँ हो, अब उसको इंस्टेंट अपना तुम लोकेशन बताओगे, ये ना कहोगे कि गोला रोड में है, समझ गए? ये कहोगे झखरी महादेव के पास में, समझ गए? तो ये होता है क्या चीज? इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लिया जाए कि कोई गाड़ी हमारे पास है, ठीक है, अब ये चल रहा है, चलते चलते मान लिया जाए कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इसको 10 मिनट समय लगेगा जाने में, और ये गाड़ी कैसे ही यहाँ पे आती है और इसको कोई पूछता है कि आप बताओ कि यहाँ पे जब आए थे तुम, तो बताइए कि इस जगह पे आने में कितना समय लगा, या इस जगह पर इसको पता है कि 5 किलोमीटर जाने में हमको टोटल समय कितना लगेगा? 10 मिनट। लेकिन जैसे ही बेचारा 3 किलोमीटर आया ही है यहाँ पे, और यहाँ पे इससे पूछ दिया कि बताइए आपको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, अब बेचारा लटक गया, टाइम तो देख नहीं रहा है, एवरेज रेशियो भी नहीं निकाल सकता है कि भैया 5 किलोमीटर है 10 मिनट है तो कैसे काम करेंगे? पहुंचेंगे तब तो वहाँ पे एवरेज रेशियो हमारा निकलेगा। अब यही होता है क्या चीज कि किसी इंस्टेंट पॉइंट पे आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि उस जगह पे आप पहुंचे, कितना मिनट में पहुंचे, कितना दूरी पर आप हैं, कितना समय लगा आपको। तो इंस्टेंट टाइम कहने का मतलब यही होता है, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यही होता है कि अगर कोई रेट ऑफ रिएक्शन बन रहा है, जैसे मान लिया जाए कि हम पानी में चीनी को डालें, पता है कि 5 मिनट में ये डिजोल्व हो जाएगा, और जैसा ही 2.5 मिनट या 3 मिनट हुआ तुमसे कोई पूछ दिया कि भाई डिजोल्व हो गया क्या, अब तुम कहोगे तनी मनी भूला है, तनी मनी बचल है, यही ना कहोगे? यानी कि एक अपना पार्टिकुलर टाइम पे ही पूछा है वो बंदा कि बताइए रिएक्शन हो ही रहा था, बीच में पूछ दिया कि आपका रिएक्शन क्या कंप्लीट हो चुका है, तो नहीं, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको बोले कि भैया 70% लगता है डिजोल्व हो चुका है, 30% डिजोल्व नहीं हुआ। तो वही चीज होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए या तो रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन का जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में मान लिया जाए कि समय के अनुसार हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, समय के अनुसार हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बन रहा है। अब प्रोडक्ट बनते बनते बीच में ही आकर के कोई कह दिया कि बताओ यहाँ पे जैसे ही मतलब कि 5 सेकंड से 20 सेकंड पर पहुंचा होगा, यहाँ पे 25 सेकंड होगा, 20 सेकंड पर आते के साथ ही पूछ दिया कि आपका बताइए कि ये कंपाउंड कितना तैयार हुआ है, पदार्थ कितना बना है। अब तुम क्या करोगे? भैया एकदम क्षणिक में पूछ दिया, पूरा बनता तो टाइम पता था कि 5 मिनट में या 25 सेकंड में हमारा रिएक्शन क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता, लेकिन 20 सेकंड में पूछ दिया कि आपका रिएक्शन कहां तक पहुंचा। तो यहाँ पे हमें टेंजेंट लिख देते हैं, और टेंजेंट से टाइम थीटा निकाल देते हैं, टाइम थीटा से वैल्यू निकाल देते हैं, x2 - x1 जैसे उसमें काम करता था।
x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, या तो फिर कह सकते हैं x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, ऐसे करते थे ना। बस उसी प्रकार से इसमें भी है, लेकिन बस इसमें क्या होता है कि जब आपको इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछता है, कितना सेकंड में कितना बन करके कंपाउंड या पदार्थ तैयार हो चुका है, तब यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि भैया ये तो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन की बात आप कर रहे हैं। तो इंस्टेंट टाइम की बात करेगा तब इंस्टेंट टाइम ऑफ रिएक्शन होगा, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कब होगा? जब हमारा रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन पूरा क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है, वहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन हो रहा है और बीच में कोई पूछ दिया तो वो बन जाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देख हो गया, the slope of tangent draw on the concentration time curve or reactant of product at any instant time। आगे ना वो चीज, इसका मतलब है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के समय वर्ग पर समय के किसी क्षण में खींची गई स्पर्श रेखा। तो भैया आप समय के साथ किसी निश्चित समय पे, इंस्टेंट टाइम पे आप क्यों यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींचिएगा? कोई पूछेगा तब तो कितना ही समय में आप बताओ कितना तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तब तो तुम कहोगे कि भैया इसको स्लोप निकालना होगा, ये कुछ मेथड लगाना होगा, जिसको स्लोप को हम tan थीटा के रूप में जानते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है। हाँ, तो sin थीटा बटे cos थीटा, ये ट्रायंगल एक बना देगा, ट्रायंगल से आप इसको निकालते रहो, राइट एंगल ट्रायंगल से। ये हमारा थीटा ये है तो sin थीटा ये होगा, cos थीटा ये होगा, tan थीटा ये होगा। हाइपोटेनस बेस अपना मैथमेटिक्स क्वेश्चन लगाते रहो, इससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट क्लास, तब ये पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, थ्योरी से समझ